हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज आप पढ़ने वाले हो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अच्छा, तो इस टॉपिक से ना पढ़ के सबसे पहले आपको ये लगेगा कि अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में है तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। कैसे कि अब बुक में लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स आप यही समझोगे ना कि बॉडी जो सर्कल में मूव करता है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म करता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या सर्कुलर मोशन वाकई ही सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। तो देखो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है ऐसे। तो जो बॉडी सर्कल में होता है क्या वो सर्कुलर मोशन में टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं है ना ये, तो ये ऑसिलेशन भी नहीं हो सकती, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं हो सकती। अब इससे पहले हम ये देखें कि इसको हमने लिंक क्यों किया है। हम पहले ये देखते हैं कि सर्कुलर मोशन जो होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं होती। उसके दो तीन रीजंस हैं, वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले बात तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है ना वो टू एंड फ्रो होती है, जबकि ये जो है वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, ऐसे दायरे में गर्दिश कर रहा है। अब अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, समझो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 4 सेकंड। इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है तो पूरे 4 सेकंड के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा, अगले 4 सेकंड में फिर इधर आ जाएगा, यानी इधर आता रहेगा, ठीक है। तो हम इसको पीरियोडिक मोशन तो कह सकते हैं कि पीरियड के बाद अपनी सारी मोशन है उसको ये रिपीट कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये टू एंड फ्रो मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब एक और रीज़न है। रीज़न क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की पीछे वाली वीडियो में डिटेल में हमने डिस्कस किया था, दो शर्तें होती हैं जो कोई भी बॉडी जो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो दो शर्तें पूरी कर दे तो हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब वो दो शर्तें कौन सी होती हैं। पहली शर्त तो उसकी ये होती है कि जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसके डिस्प्लेसमेंट की। ये नेगेटिव साइन जो होता है ये इसकी डायरेक्शन के लिए होता है। फोर्स जो है यानी जैसे जैसे बॉडी मीन पोजीशन से दूर जाता है, मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी फोर्स भी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम सर्कल में मूव करते हुए बॉडी को देखें तो उसकी फोर्स जो होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा, यही होता है ना। तो यहाँ पर अगर रेडियस भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो एंगुलर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो गई। यहाँ पर इसका मतलब है पहली कंडीशन तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब दूसरी कंडीशन ये होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है कि जो एक्सेलरेशन है वो भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से आपकी फोर्स जो है वो भी उतनी एक्सेलरेशन है वो भी उतनी ज़्यादा। यानी दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये साइन नेगेटिव साइन भी किस लिए है, ये भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के लिए है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है ओमेगा स्क्वायर के, तो ये दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता हुआ बॉडी अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से परफॉर्म कर खुद की मोशन को रिपीट कर रहा है तो वो पीरियोडिक मोशन तो हो सकती है नो डाउट, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। तो फिर आपकी बुक में इसको ज्वाइन क्यों किया हुआ है। पहली बात तो ये है कि सर्कुलर मोशन की काफ़ी सारे वेरिएबल्स जो हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आपको नज़र आते हैं, आगे नज़र आएंगे आपको, जैसे टाइम पीरियड है, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, फेज भी होता है एंगल और बहुत, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर देते हो, लेकिन ज्वाइन आप बॉडी के इस मोशन को नहीं करते बल्कि इसके प्रोजेक्शन को करते हो। वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, शाबाश। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले ना स्प्रिंग को देखो, ठीक है, ये स्प्रिंग है आपके पास।
उसके साथ आपने यहाँ पे मैथ ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। इस मैथ को जब आप डिस्प्लेस करते हो तो ये इसकी जो एक्सट्रीम पोजीशन है, लोअर एक्सट्रीम जो है वो यहाँ पर है कुछ, इसको आप ए बोल दो, और जो अपर एक्सट्रीम है वो कुछ यहाँ पर है और इसको आप बी बोल दो, ठीक है। ये मीन पोजीशन है, ओके। अब यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो पहले इसकी मोशन को देख लो। जब आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये क्या होगा, समझो ये मीन पोजीशन पर है, ठीक है। आपने इसको डिस्प्लेस कराया, फिर दोबारा से ये मीन पर आ गया। अभी अब मीन से ये क्या करेगा, मीन पोजीशन से अपर एक्सट्रीम में जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। समझो इसका टाइम पीरियड जो है ना वो टी है। यानी टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड समझने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन की ज़रूरत है, जो हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखी थी। अभी देखते हैं कि अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम लेता है ना, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, सही है। अब टाइम पीरियड कैसे होगा, देखो, अगर ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर जाए, ठीक है, एक्सट्रीम से फिर मीन पर आए, मीन से ये लोअर एक्सट्रीम पर जाए, और लोअर एक्सट्रीम से फिर मीन पर जाए, यानी जिस पॉइंट से शुरू करे चारों पॉइंट से घूमकर वहीं पर आ जाए, तो हम इसको इसकी पूरी वाइब्रेशन कहते हैं, पूरा साइकिल कहते हैं। और इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगाता है इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं टोटल, के चौथे हिस्से में, एक चौथे हिस्से में वो यहाँ से यहाँ पर आया, अगले चौथे हिस्से में वो यहाँ से वापस आया, उससे अगले पार्ट में वो यहाँ से आगे गया ए तक, और उसके बाद दोबारा मीन पर आया। अब हम यहाँ पर वेव ड्रॉ करेंगे तब कि जैसे जैसे ये जा रहा है, सही है। तो पहले इसने समझो कि ये अपने अपर एक्सट्रीम पर गया यहाँ पर, यानी चौथा हिस्सा लगाया ना, तो T/4 पर ये अपर एक्सट्रीम पर चला गया। उसके बाद ये मीन पर आया, तो जब ये मीन पर आया तो तब उसका टाइम T/2 हो चुका था, सही है। दूसरा हिस्सा कंप्लीट कर लिया, दूसरा चौथा हिस्सा। अब जब वो नीचे वाली एक्सट्रीम पर आया तब उसके 3 हिस्से पूरे हो गए थे, यानी यहाँ पर टाइम था 3T/2। और फिर से जब वो मीन पर गया तो तब उसका पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया और टाइम भी पूरा टी हो गया, सही है। सो क्या आपको इसकी समझ आ गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो जिसका डायामीटर इसकी इतने बराबर हो, यानी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के बराबर हो। अब अल्लाह करे मेरा सर्कल अच्छा हो। सही है, ये सर्कल है। अब समझो ये इसको आप डी बोल देते हो, इसको आप ई बोल देते हो, सही है। अब अगर देखो तो ये बी ए और डी ई बिल्कुल सेम पोजीशन पर है, ये बी डी और ये ए ई सेम पोजीशन पर है ना, यानी अपर एक्सट्रीम वाला पॉइंट जो है वो डायमीटर का अपर पार्ट है, पॉइंट है, और जो लोअर एक्सट्रीम है वो ई पर है। समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आप समझो कि ये सर्कल है, ये इसका पॉइंट है O1, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि एक पार्टिकल है P, इसका ये जो डायमीटर है ये वाला, इसको हम x0 बोल देते हैं। क्यों x0 बोला है कि अगर आप देखो ना तो इतना इतना ये इसके एम्पलीट्यूड के बराबर है, ये मीन पोजीशन से B और ये डी ई, ये रेडियस ही है ना, इतना इतना। तो रेडियस इसका मतलब है कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासले तक के जितना फासला है ना उसके बराबर है। तो यहाँ से आप इतने रेडियस को एम्पलीट्यूड के बराबर समझ लिया ना, प्रूफ भी कर दिया। तो रेडियस तो सारे बराबर होते हैं, सही है। अगर ये सर्कल है आपके पास तो सेंटर से ये वाला फासला, सेंटर से ये वाला फासला, सेंटर से ये, सेंटर से ये जितने भी होंगे स्ट्रेट लाइन में, मेरे तो टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो वो बराबर होंगे। तो अगर इतना इतना एम्पलीट्यूड के बराबर है, इतना इतना भी एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। अब अगर आपको एम्पलीट्यूड का नहीं पता तो मैं बता दूं
कि अगर कोई बॉडी ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो उसकी मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासला जो वो अटेन कर सकता है उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये यहाँ से मैक्सिमम फासला ए तक आ सकता है ना, ए से लंबा तो नहीं हो सकता, तो ए जो होगा वो यानी इतना इतना डिस्टेंस इसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। सही है, समझ आ गई। तो इसको हम एक्स बोल देते हैं। समझो ये पार्टिकल पी है यहाँ पर और उसके मोशन की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में ऐसे मूव कर रहा है। सर्कुलर मोशन में जब वो मूव कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड भी कितना है, टी ही है। यानी जब जितने टाइम में ये जो स्प्रिंग मैस सिस्टम है, मैस जो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, उतने ही टाइम में ये भी सर्कल में अपनी पूरी जो मोशन है वो कंप्लीट कर लेता है। यानी अगर आप इसको भी मीन पोजीशन से छोड़ दो, इस पार्टिकल को भी मीन पोजीशन पे छोड़ो, तो जितने टाइम में ये अपने मीन पोजीशन पर आएगा उतने टाइम में ये भी दोबारा घूम के इधर आ जाएगा। समझ आ गई। यानी इनका टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है। अब क्या होगा बेटा कि समझो टी इज इक्वल टू 0 पे ना आपका पार्टिकल कुछ यहाँ पर था और कुछ टाइम के बाद वो इधर पहुंच गया इस पॉइंट पर, यहाँ पर आपका टाइम जो है वो टी हो गया है और जितना उसने एंगल कवर किया है वो है थीटा। सही है, अब ये एंगल उसने थीटा कवर किया है। अब आप क्या करते हो कि इसकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है ना, आप क्या करते हो इसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हो। ये इसका प्रोजेक्शन है एक्स वाला, इसके डिस्प्लेसमेंट का मोशन का, ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है। अब देखो, अब जो इसकी मोशन है ना उसको हम एक अलग डायग्राम में समझते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि इसको हमने डेरिवेशन के लिए यूज़ करना है तो इसको हम गंदा नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा प्यारा बना है और बराबर में सारा पैटर्न है। तो हम एक और डायग्राम में इसकी मोशन को पहले समझते हैं कि ये हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से जोड़ ही क्यों रहे हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर आ जाओ, शाबाश। समझो ये है आपका सर्कल, राइट। अब अगर ये पार्टिकल है यहाँ पर इस पॉइंट पर है, ये है इसका डायमीटर, भाई सेंटर में से गुजर। तो बच्चे अभी इसकी प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन किस पर है, इस पॉइंट पर है, ठीक है। अभी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझ आ गई। अब अगर ये मूव करता करता यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो इसकी प्रोजेक्शन किधर होगी, इस पॉइंट पर अपवर्ड। अगर ये यहाँ पर आ जाए तो इसकी प्रोजेक्शन यहीं पर होगी मैक्सिमम पॉइंट पर। अगर ये पार्टिकल मूव करता करता आप समझो यहाँ पर आ गया है, तो अब इसकी प्रोजेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी ना। देखो अब कुछ यहाँ पर हो गई। अब अगर ये मूव करता करता यहाँ पर आ जाए तो अब प्रोजेक्शन यहाँ पर डाउनवर्ड। अगर यहाँ पर आ जाए तो प्रोजेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट पर। अगर वो यहाँ पर आ जाए तो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पर। अगर वो यहाँ पर आ जाए तो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पर। यहाँ पर आ जाए तो प्रोजेक्शन इस पॉइंट पर। यहाँ पर आ जाए तो प्रोजेक्शन फिर मीन पोजीशन पर। इसका मतलब है कि पार्टिकल सर्कल में जा रहा है लेकिन प्रोजेक्शन इस डायमीटर पर अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड। यानी इसका मतलब है कि पार्टिकल बेशक आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो उसकी जो मोशन का प्रोजेक्शन है ना डायमीटर के ऊपर, वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है, लेकिन सिर्फ हो ही सकती है। सारी टू एंड फ्रो मोशंस जो होती है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्राइटेरिया यही दो इक्वेशंस है। अगर कोई चीज़ इन दो शर्तों पर फिट आ गई तो समझ लो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वरना नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर अपवर्ड डाउनवर्ड टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से इसकी जो प्रोजेक्शन होती है ना इसको हम लेते हैं टू connect it with simple harmonic motion. Okay, is it clear? Now you are gonna relate the time period of the both circular motion and this mass spring system.
अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो अगर हम इसकी भी यहाँ पर वेव बना लें तो क्या होगा, देखो जब इसको मीन पोजीशन से छोड़ा t इज इक्वल टू 0 था ना, तो ये मीन पोजीशन पर था यहाँ पर। जब आपने इसको छोड़ा ना तो t/2 पर 4 पर यानी चौथे हिस्से में वो यहाँ पर आया एक्सट्रीम पोजीशन पर। जब आप यहाँ से डाउनवर्ड आए, ठीक है, और यहाँ पर पहुंचा तो t/ अगले टाइम में, यानी यूनिफॉर्म है ना, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अगले टाइम में, अगले चौथे हिस्से में वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आ गया। देखो मीन पोजीशन पर ही है, इसका मीन पोजीशन पर ही आ गया ना दोबारा प्रोजेक्शन। तो टाइम कितना हुआ है, t/2। अब अगले चौथे हिस्से में वो जब यहाँ पर आया तो अब कितना, कहाँ पे है, वो लोअर एक्सट्रीम पर, और टाइम कितना उसने लिया, 3t/2, यानी अभी टोटल का तीसरा हिस्सा हो गया है ना। अब जब वो दोबारा से यहाँ से मूव करके चौथा हिस्सा उसने कवर किया और वो दोबारा मीन पोजीशन पर, तो यहाँ पर t। तो अगर आप इन दोनों की वेव फॉर्म को देखो तो सेम नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक, यानी इसकी डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन और इस सिंपल पेंडुलम मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए, तो आप इसकी मोशन को कैलकुलेट करके, ठीक है, सारा इसकी मोशन को डिटेल से देखकर निकाल सकते हो। तो बच्चे अब आपको इतना तो होप सो क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ ये सर्कुलर मोशन वाला रोला क्यों डालते हैं, ताकि हमारे अपने कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो और वो काम कौन से हैं, वो है इससे फार्मूलाज निकालना। तो फार्मूला निकालते हैं फिर। अब सबसे पहले जो आपने फार्मूला कैलकुलेट करना है वो है डिस्प्लेसमेंट का। पेजेस हमने ज़ाया नहीं करने, ये मेरा हमेशा से है और इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको। तो चलो फिर डिस्प्लेसमेंट की हेडिंग देते हैं प्यारी सी। मेरी राइटिंग से आपको थोड़ा सा ना, भाई तू किधर आ रहा है, तो ये मेरे ई ही, अच्छा वो ई का MO बन गया है, खैर जो भी है। तो हमने निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए हम अपनी डायग्राम जो है उसको दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। इसी डायग्राम को बनाते हैं सर्कुलर मोशन की। ये सर्कल है आपका, ये है इसका डायामीटर, ठीक है, ये D, ये E, ये O1 है इसका, समझो ये P है यहाँ पर, ओके। तो ये समझो पॉइंट P है इस पॉइंट पर। अब जब आप किसकी लेते हो, ये इसका x कंपोनेंट हो गया, x के लॉन्ग इसकी डिस्प्लेसमेंट का, और ये y कंपोनेंट हो गया, ठीक है। इसको आप x बोल दो, इसको x0 बोलते हो, सही है। अब ये एंगल जो है यहाँ पर ये है थीटा। अब बेटा एक बात याद रखना कि अगर ये दो लाइंस हैं आपके पास, ठीक है, तो ये आप अगर आपके पास लाइन है तो जितना एंगल ये वाला होगा ना उतना ही एंगल ये वाला होगा। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ऐसी बात है। अब आपने निकालना क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट सेंटर से कितना है। अगर आप देखो तो ये ट्राइंगल बनता है, अंदर वाला ट्राइंगल ही बनता है ना। इसको अगर आप बाहर बना लो इधर कुछ ऐसा, ठीक है, ये थीटा। अब आपको पता है कि एंगल के सामने वाला जो होता है ये वाला, ये परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये ट्राइंगल टेढ़े मेढ़े बने हो ना तो कन्फ्यूजन हो जाती है, मनु भी हो जाती होंगी सीधी। तो यहाँ से एंगल के सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल जिसके साथ यानी हाइपोटेन्यूस और इनके दरमियान वाला ये बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूस। अब आपको चाहिए x0 और ये बेस। तो x चाहिए आपको, ये परपेंडिकुलर है तो इसका साइन निकाल लो फिर। इसी ट्राइंगल का साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के।
तो साइन थीटा, परपेंडिकुलर इसका कितना है x, और ये हाइपोटेनियस कितनी है x नॉट, तो ये इसको उठा के इधर ले जाओ। अब ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। अब बेटा थीटा भी आपके पास नहीं है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? याद है सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर जो था उसमें आपने एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो था थीटा ओवर टाइम। तो यहाँ पर ये ओमेगा टी हो जाएगा इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू लगा दो। तो x आपके पास हो जाएगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा जहाँ यहाँ पर है जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वो आपको पता ही कि आपने कैसे निकालनी होती है 2π/t। तो इसी से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अब हम, और वो क्वेश्चन ये है कि समझो आपके पास जी टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, यानी कोई बॉडी है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, टाइम पीरियड उसका 4 सेकेंड है, और रेडियस उसका है जी चलो 2 मीटर लगा लो, सेंटीमीटर। तो आपने बताना है जी उसके लिए इक्वेशन लिखनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और साथ में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताना है कि वो किधर था, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखनी है ना आपने, तो इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? देखो एक्स नॉट यहाँ पे रेडियस के बराबर है ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, चलो इधर लिख लो, तो डिस्प्लेसमेंट का आपके पास तो फार्मूला गया आ। अब आपने निकालना है वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, बेसिकली वेलोसिटी। ओके, तो उसको निकालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी हम थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे, ठीक है? समझो ये है आपका डायमीटर DE, ठीक है, और ये है इसका O1। ओके, अब आपने वेलोसिटी लेनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस बला का नाम है। तो किसी खास पॉइंट पर आपके ऑसिलेशन करते हुए, आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। फिर से सुन लो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए बॉडी की किसी खास पॉइंट पर वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब बेटा समझो यहाँ पे आपका पार्टिकल है, सही है, इस पॉइंट पर P1। अच्छा, तो अब आपको पता है कि कोई बॉडी जो सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जो होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी में हम उसको कहते हैं, उसकी जो मोशन होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है। ये पता है ना आपको, अलोंग द टेंजेंट होती है। तो समझो आपका बॉडी यहाँ पर था, यहाँ से वो मूव करता हो थोड़ा आगे आ गया। तो अच्छा, अब हमें ये भी आपको पता होगा कि अगर सर्कल के अंदर बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, समझो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये हमारा रफ जगह है, ठीक है। तो बॉडी की वेलोसिटी और उसके रेडियस के दरमियान में एंगल हमेशा 90 डिग्रीज का होता है, सही है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान भी 90 डिग्रीज का होगा, ऐसा ही होगा ना। अच्छा, अभी आपको पता है ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल कितना है? थीटा, ऐसा ही है। अब आपने निकालनी है वेलोसिटी। तो बच्चे देखो, आपका जो बॉडी है उसकी डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस के अलोंग है ना डिस्प्लेसमेंट। तो आपने जो वेलोसिटी लेनी है वो भी आपने वाई एक्सिस के अलोंग ही लेनी है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कुछ और डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इसी वेलोसिटी को थोड़ा सा और लंबा मैं करके बता लेती हूँ। तो हम इस वेलोसिटी को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर ये वेलोसिटी है
तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट इसका ये वाला होगा, वाई कंपोनेंट जो होगा वो ये वाला होगा। ऐसे ही होगा ना। अब देखो, समझो ये आपकी वी एक्स है, ये वी वाई है, तो आपने तो वाई वाला ही लेना ना, क्योंकि ये वाई वाला और ये वाला ये दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर आपको अच्छा जो आपको वेलोसिटी चाहिए वो कौन सी है, वी वाई। अच्छा ये तो समझ आ गई आपको, ये याद रखना। एक रिलेशन जिसमें सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए बॉडी की लीनियर वेलोसिटी थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ा हुआ है ना आपने, पढ़ा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर v आपको कौन सा चाहिए, वी वाई, जो यहाँ पर क्या है, v साइन थीटा। अब बेटा एक बात देखो, यहाँ पर थीटा नहीं यूज होगा, यहाँ पर कुछ और यूज होगा। वो क्यों, देखो इसी को ना मैं थोड़ा सा इधर बनाती हूँ खोल के। समझो ये आपके सर्कल का रेडियस है, ये वाला, ये वेलोसिटी है, ये वाला एंगल थीटा है। यहाँ पर आपने समझा था नहीं कि थीटा कैसे आया। लेकिन आपको कौन सा एंगल चाहिए, आपको चाहिए ये वाला एंगल। टोटल एंगल इतना इतना कितना है, टोटल एंगल है 90 का। आपको अगर इतना इतना चाहिए तो 90 में से ये वाला निकाल दो, माइनस कर दो। समझ आ गई। आपको बताया था ना अभी मैंने यहाँ पर कि जो लीनियर वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान में टोटल एंगल 90 का होता है। अगर आपको इतना इतना चाहिए तो 90 में से नीचे वाला माइनस कर दो। ऐसे ही होता है ना। जैसे अगर देखो ये कोन है, ये आइसक्रीम है, अगर आपको सिर्फ आइसक्रीम चाहिए तो कोन निकाल के फेंक दो, क्या मसला है। इसी तरह से अगर आपको ये टोटल 90 दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाला चाहिए तो नीचे वाला माइनस कर दो, तो पूरा 90 पूरा माइनस ये नीचे वाला, ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। समझ आ गई। तो यहाँ पर आपके पास v जो होगा कितना होगा, इसको हम vp से जाहिर कर लेते हैं क्योंकि ये पार्टिकल p की वेलोसिटी है। vp साइन 90 माइनस थीटा। ओके। अब साइन 90 माइनस थीटा को जरा एक दफा हम ना क्या करते हैं भला, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसी के बराबर होता है ना। यहाँ पर क्या है, साइन 90 माइनस अल्फा थीटा है ना, तो साइन 90 कॉस थीटा माइनस कॉस 90 साइन थीटा। साइन 91 हो गया, कॉस थीटा, कॉस 90 0 साइन थीटा, ये 0 हो गया तो कॉस थीटा। तो इतनी की जगह पे आप कॉस थीटा लगा सकते हो। तो वीपी कॉस थीटा। समझ आ गई। अब वीपी की जगह पे आप आर ओमेगा लगा दो। आर की कितना है, एक्स नॉट, तो एक्स नॉट ओमेगा कॉस थीटा। अब आपने निकालना है कॉस, तो वो कैसे निकालोगे आप, तो कॉस थीटा निकालने के लिए क्या कि इस ट्राइंगल को जरा बनाओ। क्योंकि ये थीटा है ना, 90 माइनस थीटा उन्होंने थोड़ी यूज किया, ये है, ये आपके पास एक्स है, ये एक्स नॉट है। अब ये ट्राइंगल है, यहाँ पर कॉस थीटा होता है बेसिकली बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, तो बेस तो आपके पास नहीं है, इसको तो आपने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड कैसे करोगे, इसको आप फाइंड करोगे बाय पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम आपको क्या कहता है, बेस बराबर होती है अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है आपके पास एक्स नॉट और परपेंडिकुलर क्या है, एक्स का स्क्वायर। आ गई। तो कॉस थीटा की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ओमेगा
एक्स नॉट ओमेगा, और कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा, बेस क्या है इसकी, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर हाइपोटेनियस एक्स नॉट। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो आगे लिखते हैं, और कॉस थीटा की जगह पे क्या आएगा, बेस क्या है इसकी, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर हाइपोटेनियस एक्स नॉट। एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो आगे लिखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसका फार्मूला आपके पास आ गया है अब क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपने देखना है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। ओके, मीन पोजीशन पर आपका x जो होता है ना वो 0 होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 0 है ना, तो ये तो वेलोसिटी कितनी आएगी, ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी एट स्क्वायर माइनस 0, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो एम्पलीट्यूड के बराबर हुआ होता है, यानी x आपका बराबर होगा एक्स नॉट के, ऐसे ही होगा, तो यहाँ पे वैल्यूज लगा लो, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको पता चला कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होती है। तो अब आपने जो अगला सेक्शन करना है उसमें आपने फाइंड करनी है क्या, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर उसके लिए दोबारा से डायग्राम बना लो। अब ये इसका डायमीटर है, तो बेटा एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है ना उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड यानी टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस होती है, यानी फोर्स की डायरेक्शन में होती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो ये भी डाउनवर्ड, यानी अगर ये पार्टिकल P है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। अब बेटा आपने एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये है ना, तो इसको भी इसके कंपोनेंट में ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपने तो वही एक्सेलरेशन लेनी है ना जो डायमीटर के पैरेलल हो, तो यहाँ से इसको कंपोनेंट्स में ड्रॉ कर लो, इसका प्रोजेक्शन लो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी ये वाला एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना, तो ये वाई कंपोनेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऐसा ही होगा ना। तो ये आपके पास वी ए एक्स है तो ये ए वाई है, सॉरी वाई वाई। तो एक्सेलरेशन अगर आपने लेनी है तो उसका फार्मूला होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर, ये
अब यहाँ पर आर तो एक्स नॉट के बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर आपने रखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर एक्सेलरेशन आपने ये वाली थोड़ी लेनी है, आपने तो लेनी है वो जो वाई एक्सिस के अलोंग है, और वो है आपकी ए वाई, यानी वो है ए साइन थीटा, राइट। अब ए की जगह पे आप लगा दो ये आर एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा आपके पास किसके बराबर है, ये एक्स नॉट था, ये एक्स था, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, तो वो आपके पास पहले ही है, परपेंडिकुलर एक्स ओवर एक्स नॉट, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव, यूनिफॉर्म मोशन से बॉडी मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही ना, तो जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो ये कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स। अगर नेगेटिव साइन यहाँ पर हम लगा दें तो यहाँ से आपको पता चलता है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड द मीन पोजीशन है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो गई है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बढ़ता जाएगा इस प्रोजेक्शन का, एक्सेलरेशन ज़्यादा होती जाएगी, जैसे जैसे ये टुवर्ड द मीन पोजीशन आती जाएगी उसकी एक्सेलरेशन में कमी होती जाएगी। समझ आ गई? होप सो कि आपको ये डेरिवेशन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।